नमस्कार friends, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है वो खत्म होने आ रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े टिपिकल टाइप के हैं, तो उसको आप जस्ट एज ए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन समझिएगा। और जहाँ पे बताया जाए कि इसको याद रख लेना वहाँ पे याद रखिए। जिसमें बताया जाए कि ये काम का है उसी पे फोकस करिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस है उसको आप इग्नोर करना चाहो तो प्लीज उसको इग्नोर करते जाए। ठीक है। आज चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वहाँ पे जो थ्योरी का पोर्शन है वहाँ पे हमने आई थिंक सब कुछ है वो डिस्कस कर लिया हुआ है। अब वहाँ से हमें जो भी डिस्कशन आगे बढ़ाना है वो उसकी एक्सरसाइज पर लेकर। इफ यू रिमेम्बर इट, एक्सरसाइज में हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल टाइप के हैं। टिपिकल यानी कैसे? क्योंकि उसको पढ़ना है या तो उसको बस ऐसे ही ध्यान देना है या तो जस्ट आप एक बार पढ़ लो तो भी चल जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। और स्पेशली चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो जितना बताया जाए उतना आपको करने का। ओके, आई होप ये आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप करते जाओगे तो आपको उसमें से पता चलता जाएगा। तो 1 2 मैंने आपको लास्ट टाइम बोले थे कि आपको करना है। 3 जो है वहां से आज हमें काम स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन 3 जो है उसमें आपको क्या समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हल्का सा लॉजिक आप लोग को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बताया हुआ है a calorie is a unit of a heat energy and it equals about 4.2 joule। जैसे आई थिंक ये सबको पता ही होगा। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये तो पता ही होगा। अब हीट कहो या हीट एनर्जी कहो, सबके डायमेंशन वो सेम होते हैं, दैट इज m1 l2 t माइनस 2। अब यहाँ पे बताया है 1 जूल इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इट्स लाइक m1 l2 t minus 2। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals to alpha kilogram, unit of length equals to beta meter, and unit of time is a gamma second। अब ये थोड़ा सा लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने किया था कि वहां पे मास को किलोग्राम में लेने की बजाय, फोर्स को न्यूटन लेने की बजाय हमने वहां पे कहा था कि आप उसको 1 किलो न्यूटन लीजिए। उसके बाद हमने ऐसा कहा था कि सेकंड्स को 100 सेकंड्स लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो तो जैसे यहाँ पे बताया कि किलोग्राम है ना मास का यूनिट, उसकी बजाय मैं ग्राम, मीटर की बजाय सेंटीमीटर ऐसा मैं कहता हूँ, तो वो MKS टू CGS में कन्वर्ट कर रहे, सीधा सीधा ऐसा पता चल रहा है। पर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यूज टू नहीं है ऐसे फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट किया है। क्योंकि हम ये अल्फा बीटा एक्स वाई उससे ज्यादा यूज टू नहीं है, हम नंबर से ज्यादा यूज टू है। तो यहाँ पे उसने सीधा सीधा नहीं बताया ग्राम को किलोग्राम या किलोग्राम टू ग्राम ऐसा कन्वर्ट करो। उसने यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिया कि पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट्स किलोग्राम मीटर और सेकंड है, उसको आप अल्फा बीटा और गामा, जैसे कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ऐसा होता है ना, उसकी बजाय आप अल्फा बीटा और गामा ऐसा यूज करो और बताओ कि ये उसको ऐसे प्रूव करना है एंड शो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -2 गामा रेज टू 2। कोई बताएंगे किसके जैसा दिख रहा है या तो क्या कनेक्शन, कोई पे कहीं पे कुछ दिख रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट? m1l2t-2। ओके, अब वो मैं बोल रहा हूँ और उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो क्या कोई लॉजिक बन रहा है या कोई सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज क्लिक हो रही है? सर वो -1 है, 1 वाला सिर्फ वो है सॉरी, m है ना। -1 डिफर हो। थोड़ा और। बीटा -2 है L2 हाँ, और गामा 2 है तो T-2। अगर आप थोड़ा, इनवर्स है। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक होना चाहिए था कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है m1l2t-2। यहाँ पे जो हम प्रूव करेंगे वो आ जाएगा अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -1 गामा रेज टू 2, यानी m1l2t-2 का पूरा इनवर्स हो गया।
यानी 1 अपॉन अगर मैं पूरा का पूरा करता हूँ तो ये ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा एक लॉजिक जो है वो बना। अब ध्यान से, पुराना वाला सिस्टम क्या है तो कि किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। नया वाला क्या है तो कि अल्फा, बीटा और गामा। तो किलोग्राम लाइक अल्फा, किलोग्राम लाइक अल्फा मास का वैल्यू है, मीटर लाइक बीटा जो लेंथ है, और सेकंड दैट इज लाइक ए गामा जो टाइम है। तो बस ऐसा थोड़ा सा दिमाग में रखे, वैसे यहाँ पे बताया है। हमारे पास ये सिस्टम था n2 इज इक्वल टू n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2, याद होगा ऐसा हमने सिस्टम है वो पढ़ा हुआ है। यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c ये भी आपको पता होगा। आई होप ये फॉर्मेट जो है वो सबको याद होगा, हाँ या ना? याद है ऐसा कोई फॉर्मेट पढ़ा था? Yes, sir. यस यस सर। वो दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मेट। तो देखो गिवन फॉर्मेट में n1 दैट्स इन अ जूल इट्स गिवन एंड 4.2, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। नई सिस्टम के अंदर 4.2 का रिलेशन तो क्या वो नहीं पता है भाई। मास को अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड ऐसा ले लो। तो m1 l1 t1 रेडी, m2 l2 t2 रेडी, m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 abc। अब abc में क्या क्या लगाना है, l1 मतलब m1 l2 t माइनस 2। तो देखो ए की जगह पे आ गया 1, ए की जगह पे आ गया 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे माइनस 2, समथिंग लाइक m1 l2 t माइनस 2 जैसा दिख रहा है तो हाँ। तो देखो 1 किलोग्राम अल्फा किलोग्राम, मीटर बीटा मीटर, 1 सेकंड गामा सेकंड। तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा को क्या कह सकते हो, अल्फा रेज़ टू माइनस 1। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 4.2 1 अपॉन अल्फा दैट इज अल्फा रेज़ टू माइनस 1 रेज़ टू 1, 1 upon beta that is beta raised to minus 1 raised to 2, and 1 upon gamma that is gamma raised to minus 1 raised to minus 2। ओके ताकि 1 अपॉन है ना तो वो पावर ऊपर जाएगा, मतलब वो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस 1 इंटू 1 आ गया माइनस 1, ओके, माइनस 1 इंटू 2 आ गया माइनस 2, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 ये आ गया आपका प्लस 2। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो देखो 1 कैलोरी का यहाँ पे रिलेशन आपको मिल गया दैट इज 4.2 जूल, अल्फा रेज़ टू माइनस 1, बीटा रेज़ टू माइनस 2 एंड गामा रेज़ टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई किस्सों में पूछा जा सकता है। अच्छा, आई होप आप लोगों के पास वो जो यूनिट टेस्ट होने वाला है जो गवर्नमेंट लेने वाली, वो पेपर आ चुका होगा सबके पास? Yes, sir. ओके, कल है केमिस्ट्री का फिजिक्स है। का। नहीं फिजिक्स का सब आगे होंगे पेपर आपके पास के सभी नहीं नहीं सर, आए? कल है फिजिक्स। सर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का ही है। अच्छा अच्छा, तो मैं आज ही ग्रुप में रख देता हूँ, पेपर को देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल टाइप के भी एमसीक्यू है। अगर जो गवर्नमेंट पेपर लेने वाली है अगर वही पेपर है तो आपको सिर्फ हेल्प मिल जाएगा, और अगर हो सकता है कि वही का वही पेपर हो, ओके, तो अच्छी तरह से वो ट्राई करेगा। वैसे भी ये आपको देना ऑनलाइन ही है, ओके, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इफ़ इट्स पॉसिबल, वैसे मैं रख ही दूंगा, जो पॉसिबल मैं कर दूंगा, तो ग्रुप के अंदर रख दूंगा। पर वो पूरा पेपर है, उसमें 11th और 12th और सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे पास जो फाइल है उसमें सभी स्टैंड मतलब दोनों स्टैंडर्ड और पूरा सब कुछ है। तो उसमें से आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल लीजिएगा। चलो, ओके सर। आफ्टर दिस थर्ड के बाद अब फोर्थ क्वेश्चन जो देखना है आपको वो रीडिंग वाला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, उसके क्या रीजंस है। और ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज जस्ट यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन कि ओके ये इंफॉर्मेशन है और अपने को दिमाग है वो खुला रखना है, और अपने को ये नई नई चीज़ें वो बताई जा रही है। जैसे कि फर्स्ट का वन पॉइंट है, explain the statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is a meaningless without specifying a standard for comparison। मतलब क्या, तो क्या देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, the given statement is correct, measurement is basically a comparison process without specifying the standard of comparison। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन करो ना या तो इमेजिन करो ना तो आइडिया आएगा।
इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि मान लो आप बहुत सिंपल सा, अगर आप वेजिटेबल्स लेने गए और आपने कहा कि भैया ये जो है वो सब्जी मुझे 1 किलो चाहिए, उसने ऐसे उठाया, आपने थैली रखा और उसने डाल दिया, आपने पैसा दे दिया, निकल गया, क्या ऐसा होता है? उसके बाद आपने कहा भैया ये टमाटो 500 देना, 500 ग्राम देना, तो उसने फिर से ऐसे उठाया और आपकी बैग में डाला और आपने उसको पैसा दे दिया। ऐसा करते हैं हम? ठीक है ना, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, तो कि वी आस्क, वी वांट 250 ग्राम, वी वांट 500 ग्राम, वी वांट 1 kg। तो उसमें से अगर कहीं पे कुछ पिक करना है, सिलेक्ट करना है कि भाई ये वैल्यू वैल्यू चाहिए मुझे, या तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो जो भी सब्जी है उसको हम एक अलग कटोरी या ऐसा जो भी होता है उसके पास वहां से हम उसके जो वेइंग मशीन है उसके अंदर डालते, जो स्केल है उसके पास उसके अंदर हम डालते हैं। वो प्रॉपरली उसको वेटेज, उसका जो भी वेट है उसको वो मेजर करेगा। जब हमें सेटिस्फेक्शन होगा तभी वो हम उसको अपनी बैग के अंदर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 kg जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे 500 ग्राम है वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 250 ग्राम है वो भी स्पेसिफिक है। अगर वही 1 kg आप कहीं और से मेजर करवाओगे तो 1 kg 1 kg ही होना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपैरिजन जो है वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट an exact idea about the magnitude of a dimensional quantity. For example, the statement that the mass of the earth is very large is a meaningless. To correct it, if we can say that the mass of the earth is large in comparison to any object lying on the surface. मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी का भी मास बड़ा है या कम है। मैं आई थिंक एक पॉइंट मैंने बताया था कि हर एक चीज़ है ना वो रिलेटिव टर्म में होती है। कोई भी मटेरियल, कोई भी डायमेंशन, जैसे हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ से बड़ौदा का डिस्टेंस, हम कहते हैं इतना सही है, यस, बहुत बड़ी बात है, बहुत सच्ची बात है। बट कंपेयर टू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का डिस्टेंस लो और उसके कंपैरिजन में अहमदाबाद टू बड़ौदा का डिस्टेंस लो तो हो जाएगा क्लियर कट। अगर हम कहते हैं कि आपका हाइट इनफाइनाइट हाइट है आपका, तो राइट, कंपेयर टू साइज ऑफ एंट, ओके, या तो मस्कीटो। अब उसका साइज मेजर करो और उसके कंपैरिजन में आपकी हाइट है वो कितना टाइम्स ज्यादा होगा, उसको कंपेयर करो तो पता चलेगा कि आपका हाइट इनफाइनाइट हाइट हो गया। तो इट इज अबाउट द कंपैरिजन। जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तब हम उसको बहुत बड़ा या बहुत छोटा ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हमें कंपैरिजन से ही मिल सकता है। तो ऐसे यहाँ पे सेकंड है, ए बी सी डी ऐसे 4 कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने का और पढ़ने से अपना एक अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप करने का ट्राई करें। ओके, ये रीडिंग वाले क्वेश्चंस है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। वैसे अगर किसी ने देखा हो तो मैंने यहाँ मटेरियल के अंदर एक पार्ट 3 और पार्ट 5 ऐसे दिए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो पढ़ने के लिए है। जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ कुछ नई नई बातें हैं वो जानने को मिल सकती है, वही अपना पर्पज है वो क्वेश्चंस देने का। चलो, 6th हमने किया था, 7th भी हमने किया था, अब 8th में थोड़ा सा हम एफर्ट थोड़ा सा डालते हैं। अब देखिए 8th का ए, you are given n thread and a meter scale, how will you estimate the diameter of the thread? तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। कैसे? क्योंकि उसको अलग तरीके से आपको सोचना पड़ सकता है कि यहाँ पे ऐसा कहना पड़ता है कि अगर मान लो ये एक स्केल या तो एक मैंने पेन ले लिया, मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये पेन है, इसकी हेल्प से आपको आपका जो घर है या तो आपका जो रूम है उसका हाइट आपको बताना है कितना होगा। तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो आप, इसका तो छोटी सी स्केल है उससे आपने इसको मेजर कर लिया, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसी से मेजर करना है तो आप क्या करते गए, आप चेक करते गए 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको पता चला कि भाई ये जो है वो 15 टाइम्स है, 25 टाइम्स ये पेन का साइज हुआ।
तो वो जो भी हुआ उसको क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर जो भी है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भले इसी से आपने मेजर किया, फिर भी आपको परफेक्ट आंसर के नजदीक वाला आंसर है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे भी उसने ऐसे बताया, द थ्रेड इज अ वाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ने वाले क्वेश्चन, द थ्रेड इज अ वाउंड ऑन द मीटर स्केल सो दैट इट टर्न्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। मतलब आप ऐसा करिए, यहाँ से ऐसे करते 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 आप उसको वाउंडिंग करते जाइए। The thickness L of the thread coil is measured and the number of turns and the thread coil is counted। मतलब कुछ ऐसा सोचिए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि एक छोटा सा थ्रेड आपने लिया, जैसे वो पतंग जगाने के लिए नहीं यूज करते हैं, ओके, काइट टाइम टाइम पे वो थ्रेड है, मैंने एकदम बाजू 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 में करते 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 मान लो यहाँ पे 1000 थ्रेड्स बने, मीन्स 1000 काउंट बने, 1000 टर्न्स बने, ओके। तो कितने टन्स बने, ओके, कितनी लेंथ के अंदर बने। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि देयर आर 1000 टन्स और यहाँ पे कितना लेंथ था, तो केवल 10 सेंटीमीटर का ही लेंथ था और उसके अंदर 1000 टन्स बने, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर 1000 टन्स, वो जो थ्रेड जा रहा था, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर 1000 टन, तो एक टन के लिए, आई रिपीट, 1000 टन कवर करने के लिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया हुआ है या तो कवर किया हुआ है, तो एक टन के लिए वो कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा। तो आप सीधा सीधा भी बता सकते हो कि 1000 टन लिए बनाए हमने, तब हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का काउंट हुआ। यानी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ऐसा मान लीजिए कोई सिलेंडर होता, इसके ऊपर ऐसा वाइंडिंग हम करते, बहुत नजदीक 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 करते, तो एक टन है उसने उस डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया, कवर किया, ओके। तो एक टन के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज बिकम्स 10 डिवाइड बाय 1000। जैसे मैं 10 डिवाइड बाय 1000 करता तो यहाँ पे 1/100 आता। अब ये जो है वो 1/100 सेंटीमीटर है, तो 1/100 सेंटीमीटर जितना उस थ्रेड का डिस्टेंस है वो हो सकता है। अब उसको थोड़े अलग वे से समझिए, मान लो मैंने कोई थिक रोप ले लिया, ओके, और वहां से सिर्फ 10 टन ही बन पाए, 1 2 3 4 5, ओके, या तो 3 ही टन बन पाए सिर्फ, ओके, कितने के अंदर, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर। तो क्या आइडिया, तो कि 3 टन के लिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो एक टन के लिए कितना होता, तो फिर से आप क्या करते, 10 डिवाइड बाई 3, तो एक टन है वो 3.3 सेंटीमीटर का हुआ, तो 3.3 सेंटीमीटर जितना उस रोप का थिकनेस जो है वो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपके लिए यहाँ पे मजेदार पॉइंट बन गया। L by N, L is the total length and N is the number of turns। अब वैसे ही यहाँ पे पर देखिए ये स्क्रू गेज है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अगर आप लोग वो थोड़ा सा यूट्यूब से देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, उसी के जैसा दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हैज़ अ पीच ऑफ 1 मिलीमीटर। अब देखिए ये जो पीच की जो बात करते हैं ना उसको हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली अगर आपने कभी देखा हो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू तो देखा होगा, स्क्रू देखे हो कभी, ओके। जैसे स्क्रू जो है ना वो आप कहीं पे वाइंडिंग करते हैं तो स्क्रू के पास ऐसे जो कर्व होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये फिगर में मैंने दिखाया, इमेजिन करिए कि ये कोई स्क्रू होता, ओके। तो यहाँ आइडिया ऐसा ही कुछ लेना है कि जब हम स्क्रू की बात करते हैं तो स्क्रू के जो टर्न होते हैं वो दो टर्न के बीच का जो डिस्टेंस हो ना उसको यहाँ पे समझा जाता है एज ए पेच डिस्टेंस। मैं यहाँ पे आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, अगर वो हमें मिल जाए तो, दैट्स अ स्क्रू गेज, ओके। जस्ट फाइंडिंग स्क्रू गॉज, देखिए यहाँ पे वो फाइंड कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, यस इट्स हियर। देखिए यहाँ पे स्क्रू गॉज है वो दिखाया गया है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके वीडियोस भी है,
ओके, ये उसका बेसिक आइडिया है, कैसे उसको मेजर किया जा सकता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो यू कैन सी दैट दीज आर द स्केल जो मैं बात कर रहा था। और कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो 5-7 मिनट का वीडियो है, आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिगर दिया हुआ है। ओके, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन दोनों के पॉइंट के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे यहाँ पे बताया था, एक छोटा सा वायर है, उस वायर का थिकनेस कितना है वो भी आप बता सकते हैं। उसमें मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, उसको मेजर करने का एक परफेक्ट आइडिया होता है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। ओके, ये मेन स्केल डिवीजन है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल ऐसा दिया है। ये एक अरेंजमेंट एक स्क्रू जैसा होता है जो एक परफेक्ट आप मेजर कर पाओ, उसलिए उसका एक अरेंजमेंट दिया गया है। बट ये हर एक चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब प्रैक्टिकली कभी आप उसको हाथ में लेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो उसी को लेकर यहाँ पे वो क्वेश्चन वो फॉर्म किया गया है। तो अपने को क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। A screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका एक्यूरेसी मेजर करना। एक्यूरेसी तभी बनेगा, जैसे एक्यूरेसी के बारे में मैंने कहा था, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ ऐसा कुछ मेजर कर रहा हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, पर अगर मैंने कहा 1.1 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट, 1.12 सेंटीमीटर, या तो अगर मैं कहता हूँ 1.125 सेंटीमीटर, या तो अगर मैं कहता हूँ 1.1259 सेंटीमीटर, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक का एक्यूरेसी। और सबसे लिस्ट ये इनएक्यूरेट कहा जा सकता है। तो एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे उसने एक फॉर्मूला दिया है। अगेन इट कम्स विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, पेच डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। यहाँ पे जो फिगर अभी मैंने दिखाया था, वहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक अच्छा वाला फिगर हो, मैं फाइंड कर लूँ। शायद नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। ओके, यहाँ पे थोड़े से कोई भी फिगर है वो, हाँ ये थोड़ा बहुत चल जाए ऐसा एक फिगर है। इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे 80 शायद आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 0 है। तो 90 से 0 के बीच में भी 10 है, मतलब वो 100 ही होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है उसके ऊपर 100 स्केल है, और वो 100 स्केल के हिसाब से ये एक्यूरेसी देता है। तो आपका क्वेश्चन वहां पे ऐसा दिया गया है, अगर 100 स्केल जो पेच डिस्टेंस बनाया है उसकी बजाय अगर मैं 200 बना दूं, तो लिखा है 200 डिविजन्स बना दूं, तो हम उससे ज्यादा और एक्यूरेट आंसर वो निकाल सकते हैं। Theoretically, it appears that the list count can be decreased by increasing the number of division on the circular scale. 100 की बजाय 200 करो तो और ज्यादा एक्यूरेट बन सकता है। But practically, it may not be possible to take the reading precisely due to the low resolution of human eye. मतलब हमारी आंखें इतना प्रिसाइजली नहीं देख सकती है, इसलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, थियोरिटिकल तो आप ऐसा कह सकते हैं, पर प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह से ये सी पॉइंट है, वो आप ट्राई करिएगा, पता चल जाएगा। ओके, थ्योरी वाले क्वेश्चन से जहाँ पे मुझे लगे कुछ समझाने जैसा है वहां समझाऊंगा, बाकी आप कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ओके, मजेदार इसलिए है ताकि वहां पे दिया हुआ है वो आपने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, बस इन लोगों को मन किया, मर्जी किया तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। ओके, ना आपको मैग्निफिकेशन का पता है, किसको लीनियर कहते हैं, किसको एरियल मैग्निफिकेशन कैसे है, ऐसा कुछ नहीं पता है, फिर भी आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है। अब है तो हम कर देंगे। उसके लिए लास्ट टाइम भी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर इट, जहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला रखा था, इट्स कॉल्ड जस्ट लाइक एम फॉर मैग्निफिकेशन, जिसको मैंने कहा था HI/HO। अगर HI है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको देता है मैग्निफिकेशन।
अब यहाँ पे है ही, तो थोड़ा सा उसका हल्का सा मैं आइडिया दे दूं। मैग्निफिकेशन, इट मीन्स दैट समथिंग टू मैग्नीफाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके देख रहे हो, शायद आपने वो देखा होगा लेंस, जिसको आप कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का पर्पस क्या है? तो कि मैग्नीफाइंग लेंस जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करें उसको थोड़ा वो बड़ा करके दिखाता है, ऐसा हमें लगता है। वो जो बड़ा करके हमें दिखाता है, तो we have a just simple clear cut idea कि कितना बड़ा दिख रहा है। तो कि जो साइज है उससे अगर मान लो डबल दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि उसका मैग्निफिकेशन 2 गुना है। जो साइज है उससे वो 4 गुना दिखा रहा है। तो कैसे पता चला? तो कि हाइट ऑफ इमेज, ध्यान से सुनिएगा, कि एक्चुअल में जो मुझे इमेज दिख रहा है वो फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का दिख रहा है, पर एक्चुअल में तो वो 1 सेंटीमीटर का ही है। तो 4 डिवाइड बाय 1, अल्टीमेटली उसका मैग्निफिकेशन क्या बना? 4 टाइम्स बना। पता कैसे चला? तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। The photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeters square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen, and the area of the house screen is 1.55 meters square. What is the linear magnification of the projector's screen arrangement? क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है, बट द थिंग इज दैट कि ऐसी चीजें हमें पढ़ाई नहीं गई है, पर क्वेश्चन में है तो समझना पड़ सकता है। अब उसको आप ऐसे समझिएगा, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ये किसी का थंब दिख रहा है या तो किसी की फिंगर दिख रही है, यहाँ पे तो कोई वायर दिख रहा है। अगर मान लो ये जो फिगर है, उस फिगर को मैं एकदम मिनिमाइज कर दूं, ओके, मतलब मैं उसका साइज जो है वो कम कर दूं, तो उस साइज के कंपैरिजन में जो फिंगर है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है। इस पूरे पिक्चर के अंदर ये जो है वो किसी के थंब का साइज है। अगर मैं उसी के बाजू में मेरा थंब रख के चेक करूं, ओके, तो हमें लगेगा कि हाँ यार सेम टू सेम है, बरोबर है, परफेक्ट। अब मान लो इस पिक्चर को मैं एनलार्ज करूं। अब एनलार्ज करूंगा तो क्या क्या चीजें एनलार्ज होगी? तो ईच एंड एवरीथिंग एनलार्ज होगी। इफ यू जस्ट नोटिस दैट, कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पे जो मेरा कर्सर चल रहा है ना, वहाँ पे किसी को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? बहुत लाइट लिखा हुआ है वहाँ। सर्कुलर स्केल। हाँ, ओके, किसी को अच्छा मीन्स एकदम लाइट दिख रहा होगा। और अगर मैं इसको एकदम बड़ा कर दूं, तो आपको सर्कुलर स्केल जो लिखा हुआ है वो बड़ा होकर दिखेगा? तो हाँ यार दिखेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है कि मान लो एक फोटो फ्रेम है, एक फोटो फ्रेम है, उस फोटो फ्रेम के अंदर एक हाउस का फोटो है। फोटो फ्रेम जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने मैं आपको दिख रहा हूँ, जस्ट इमेजिन दैट कि आपकी स्क्रीन के रिस्पेक्ट में मेरा पेज इतना दिख रहा होगा, तो क्या हाँ? अब आपका मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर मैं इतना दिखूंगा, तो क्या हाँ? तो क्या सच में मेरा फेस इतनी साइज का है? तो नहीं यार, ये थोड़ी ना कोई साइज होती है किसी के चेहरे की। बट माई फेस विथ रिस्पेक्ट टू योर मोबाइल स्क्रीन के रिस्पेक्ट में जो आपको व्यू दिख रहा है वो एक, उसके अंदर मैं जो दिख रहा हूँ वो एक, उसके अंदर ये दिख रहा है वो एक इमेज, और उसके अंदर ये दिख रहा है उसका साइज। तो इमेजिन करिए आपका मोबाइल का स्क्रीन, उसके अंदर ये स्क्रीन, उसके अंदर मेरा स्क्रीन, उसके अंदर ये वाला स्क्रीन, और उसके अंदर ये लिखा हुआ, कितना छोटा 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 होता गया। अब यहाँ पे उल्टा पूछा कि इस छोटे छोटे को अगर मैं मान लो आप घर पे, ऐसा मान लो किसी के घर में ऐसा अरेंजमेंट है कि वो मोबाइल में वो कास्ट स्क्रीन कर सकता है, तो जो मोबाइल में चल रहा है ना वो क्या करता है, तो मोबाइल से सीधा कास्ट स्क्रीन कर देता है और वो लेक्चर घर पे टीवी पे सुन रहा है। तो उसको व्यू कैसा मिलेगा? तो उसको व्यू काफी बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन से भी टीवी का स्क्रीन तो काफी बड़ा होता है, तो उसको जो मैं दिख रहा हूँ वो उससे कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। यहाँ पे जो लिखा है उसको कैसा दिखेगा? और भी बड़ा दिखेगा। किस प्रपोर्शन में दिखेगा? वो आपका क्वेश्चन है।
अगर वो समझ पाओगे तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन यानी सीधा सीधा और एरियल मैग्निफिकेशन यानी उसका एरिया, ऐसा है सिंपल सा कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरियल मैग्निफिकेशन है तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 16 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लीनियर यानी 16 मीटर स्क्वायर दोनों का रूट ले लो। 16 का रूट क्या हो जाएगा? तो 16 का रूट 4 हो गया और मीटर स्क्वायर का रूट हो जाएगा मीटर, यानी 4 मीटर का उसका लीनियर लेंथ जो है वो हो जाता है। इतना सब कुछ अगर आप समझ पाते हो, वैसे ये सब कुछ आप रे ऑप्टिक्स पढ़ो 12th में तभी समझ पाते हो, पर अभी मैंने फिर भी ट्राई किया ताकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे 1.55 मीटर है, ओके, साइज ऑफ इमेज। और एक और करेक्शन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वो मीटर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज मीटर स्क्वायर, ओके, एक सेकेंड, हाँ, मीटर स्क्वायर, ओके, ऐसा होना चाहिए जो गिवन है। तो साइज दे दिया, साइज ऑफ इमेज हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यार इमेज जो है वो 1.55 के प्रोजेक्टर के ऊपर आप देख रहे हैं, उसका एक्चुअल में इमेज कितना है तो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना बना? 8857। क्यों एरियल बोला था? कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इसलिए उसको एरियल मैग्निफिकेशन। मतलब आपको फोटोग्राफ के अंदर जो घर का एरिया दिख रहा है, अगर उसी फोटोग्राफ को मैं प्रोजेक्टर पे लगाऊं जहां पे प्रोजेक्टर का साइज काफी बड़ा है, तो जो फोटोग्राफ मुझे छोटा दिख रहा था उसके अंदर घर और भी छोटा दिख रहा था, उसको जब मैं प्रोजेक्टर पे देखता हूँ तो वो घर मुझे बड़ा दिखेगा, उसका एरिया काफी बढ़ गया। तो एक्चुअल साइज के रिस्पेक्ट में वो कितना टाइम्स बढ़ गया? क्योंकि 8857 टाइम्स बढ़ गया, जो एरिया के फॉर्म में है। अगर मैं उसका लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब उसका रूट निकालो, जिसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, जैसे उसका ये लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने निकाला तो 94.1। तो ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो कि वो जो भी घर है उसका लेंथ 94 मीटर का हो सकता है। 94 मीटर लेंथ और हाइट दोनों 94 मीटर के हो सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन फॉर्म किया। अभी जो समझे उसको कहते हैं चीजों को समझना। इफ somebody is not interested to understand तो उसके पास आइडिया क्लियर है। साइज ऑफ एरिया, यहाँ पे भी स्क्रीन का साइज है, तो साइज ऑफ इमेज 1.55 दिया था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। जब वैल्यू मिलता है उसका रूट निकालो, बात खत्म हो जाए, ओके, सीधा। उसको कहते हैं, सिर्फ याद रखना, जिसको समझना है उसके लिए मैंने काफी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद 10th क्वेश्चन, दैट विल बी आई थिंक वेरी इजी, जहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बताना है। 0.0007 007 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो 10th क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हैं, ओके। तो 10th विल बी इन द होमवर्क। चलो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे, ओके, ताकि बहुत सिंपल सा है। फिर भी कोई कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता जाऊंगा। देखो, the mass of a box measured by a grocer's balance is a 23 kg. Two gold pieces of mass 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box and the difference in the mass of the pieces to the correct significant figures? यहाँ पे कितने significant digit? तो के 2। यहाँ पे कितने? तो के 1 2 3 4। यहाँ पे कितने? तो के 1 2 3 4। पर ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। तो मुझे जब ऐड करना हो तो हमारा कॉमन सेंस बहुत ही क्लियर कट है, हम किलोग्राम के अंदर सीधा ग्राम ऐड नहीं करेंगे, हम किलोग्राम को ग्राम में या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, सबको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड कर दिया, एक सेकंड है, यहाँ पे छोटा मुझे करेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे 23 लिखा है और यहाँ पे 2.3 लिखा है। लेट मी चेक इन द टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक में देख लो, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मास इज 2.30 kg। ओके, यहाँ पे 2.30 लेना है, ठीक है। तो देखिए 2.30 kg अगर आप लेते हैं और उसमें 0.02015, 0.02017 ये सब कुछ ऐड करते हो, जैसे ये सब कुछ आप उसमें ऐड करते हो तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद का सेकंड डिजिट है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो सेकंड डिजिट है वो तो सिर्फ 0 ही है, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 भी हो गया, 2.34032 kg। पर हमने ऐसा सीखा है, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन, चार में से आप कोई भी लो, पर आप जब भी उसको कैलकुलेट करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए जो मिनिमम वैल्यू वाला हो वही मिनिमम वैल्यू ही आपको काउंट करना है। तो इसमें मिनिमम है 2 डिजिट, ये आ गया 2.3 kg। So the result has been round off to first place of the decimal, 2.3 kg of the box as digits up to this place is decimal। मतलब क्या, तो कि हमें 2.3 kg ही काउंट करना पड़ेगा। डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द टू गोल्ड पीसेस, तो वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं 0.02 ग्राम, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको इसका आंसर अभी देना है। P = a² b² डिवाइड बाय √c × d, ऐसा किया हुआ है। A का, B का, C और D का यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है 1, 3, 4 एंड 2। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P? वो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलो फटाफट कोई करके बता सकता है? सर a² है तो 2 × 1 कर। चलो यस, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हैं तो यहाँ पे एक आइडिया है वो लिया जा सकता है। हमने ऐसा समझा जो भी पावर वो आगे आएगा, तो A का 2 पावर है मल्टीप्लाई बाय 1%, फिर से प्लस आएगा ताकि मल्टीप्लिकेशन है 2 और उसका है 3%। अब डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, आइडिया तो सेम ही रहेगा। पावर रूट है तो रूट यानी हाफ पावर काउंट होती है, तो हाफ हो जाएगा 4% प्लस हाफ हो जाएगा डी का है 2%। बस अभी स्क्वायर कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 4/2 एंड 2 2 कैंसल, ये हो गया आपका आंसर। तो 6 + 2 + 2 दैट्स 10 + 1 दैट इज 11%। So 11% is the right answer. ठीक है। If the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763, to what value should you round off the result? यानी अगर हम P वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अब देखो यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट आए, तो कि 2 डेसिमल पॉइंट आए। अब 2 डेसिमल पॉइंट आए हैं तो ये ऐसा समझाने के ट्राई करते हैं कि अगर आपने कुछ कैलकुलेट भी किया हुआ है तो वो 2 डेसिमल तक का ही वैल्यू आपको लेना है, जो यहाँ पे दिया 3.763। तो देखिए ये आ गया आपका 11% और 3.763 था तो उसमें से 2 डेसिमल पॉइंट आप ले सकते थे, तो यहाँ पे 3.7 तक लेना है, पर हमें वो उसके बाद वाला डेसिमल पॉइंट जो डिजिट हो चेक करना पड़ता। तो आपने ऐसा पढ़ा है द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाले में एक ऐड कर दो, इफ इट्स लेस देन 5 तो एज इट इज छोड़ दो, अगर 5 हो तो भी हमें उसके रूल्स पता है। ओके, तो देखो ये 6 था इसलिए इसमें एक ऐड कर दिया, सो योर आंसर इज 3.8। सो सिंपल, ठीक है। चलो आफ्टर दिस ये 14th वाला है, वो हल्का फुल्का सा बाउंस जा सकता है, ताकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ऐसी फिनोमिना है जो अभी आपने पढ़ी नहीं है, अभी नहीं पढ़ी हुई है, और आप कब पढ़ेंगे, तो क्या आप पढ़ेंगे जब आपका 11th खत्म होगा, या तो ऐसा कहेंगे खत्म होने आएगा, लास्ट 2 चैप्टर्स 14th एंड 15th में ये आएगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा मज़ेदार है, उसको जैसा दिया है जैसा बताता हूँ वैसा एक्सेप्ट करते जाइएगा तो कुछ बात बन सकती है। तो देखिए, a book with many printing errors contains 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। अपने को पीरियडिक मोशन वगैरह क्या कहते हैं नहीं पता, पर इतना पता है कि डिस्प्लेसमेंट है। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पहला एक पॉइंट पता है। दूसरा, जिसके साइन या तो कॉस कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो डायमेंशन लेस बन जाएगा, वो भी अपने को पता है।
वो दो चीजें दिमाग में रखो तो चारों चार के आंसर आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि y इज इक्वल टू a sin 2 ऐसा लिखा हुआ है, 2 पाई कांस्टेंट है, ऊपर भी t नीचे भी t, दैट्स अ डायमेंशनलेस, यानी साइन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डायमेंशनलेस हो गया। ओके, y इक्वल टू a, तो y अगर डिस्टेंस है तो a भी क्या होगा, तो वो भी डिस्टेंस ही होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, v स्पीड है, t टाइम पीरियड है, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन द डायमेंशंस ग्राउंड्स, यानी यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या गलत है वो इक्वेशन आपको निकाल कर बताना है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, a के लिए l साइन के साथ t/t यानी डायमेंशन पे टाइम का ही आएगा, तो वो तो डायमेंशन लेस हो गया, सिर्फ बचा l, और y भी क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस आ गया, यानी पहला फॉर्मूला जो है वो कैसा हो गया, राइट हो गया। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड, y इक्वल टू a साइन vt, अब इसमें थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। y इक्वल टू a, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साइन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट शुड बी डायमेंशनलेस। पर देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का है सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मीटर, पर साइन के साथ जो भी हो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है a sin vt में, यहाँ पे l t माइनस 1t मतलब मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड ऐसा किया, तो ये जो l है, ये वाला l वो अपने लिए अच्छा नहीं है, दैट शुड बी डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे ऐसा बताया, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, ताकि जो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्लियर, इसलिए वो यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 24, ठीक है। उसी तरह से ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है a/t। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, y इक्वल टू a हो तो लेंथ इक्वल टू लेंथ बन जाता है, पर यहाँ पे तो लिखा है a/t, यानी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो वहीं से पूरी बात गलत हो जाएगी। ओके, ये t बाय तो टाइम अपॉन लेंथ, तो वो भी गलत हो जाएगा, यानी पहला पोर्शन भी गलत, दूसरा पोर्शन भी गलत, तो दोनों की वजह से ये रिलेशन भी कैसा हो गया, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। अब a/√2 तो लेंथ अपॉन लेंथ बाय √2, तो √2 तो कोई डायमेंशन नहीं देता है, तो दैट्स ओके, वो चल जाएगा। 2πt/t तो टाइम अपॉन टाइम, तो वो डायमेंशनलेस हो गया। cos 2πt/t तो वो भी डायमेंशनलेस हो गया। तो डायमेंशंस के हिसाब से देखो तो साइन के साथ जो है उसका डायमेंशन नहीं, cos के साथ है उसका डायमेंशन नहीं, लेंथ इक्वल टू लेंथ, तो क्या हाँ वो हो गया, मतलब क्या, क्योंकि ये डायमेंशनली आप करेक्ट जो है वो ऐसा कह सकते हो। ओके, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, तो सेकंड और थर्ड है वो गलत हो जाएंगे। अब 15th है, उसमें भी ऐसा ही एक आइडिया निकालना है कि मास के इक्वल में मास करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे उसने ऐसा बताया। अब क्वेश्चन तो ऐसा फॉर्म किया हुआ है जैसे हमें आइंस्टाइन के बारे में सब पता है, ताकि ये जो पूरा का पूरा है लिखा हुआ है, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास। अब ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो बात है आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की, पर क्वेश्चन तो ऐसे यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है जैसे हम उसको सालों से पढ़ते आ रहे हैं। शायद ही किसी को पता होगा, आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, तो हमें मिला है कि नहीं मिला है, किसी को पता है क्या आइंस्टाइन को कभी नोबेल प्राइज मिला है, हाँ या ना? यस सर, मिला है। मिला है ओके, किसके लिए मिला है वो पता है? सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए। नॉट एग्जैक्टली। ओके, तो अब यहाँ पे ये तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, पर हमें ऐसे बताते हैं जैसे हमें सब पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, इसको माफ कर देने का, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो इन सभी क्वेश्चंस को माफ कर देने का, इच चुपके भाई भले पूछ लिया, नो प्रॉब्लम। अपने को फोकस करना है डायमेंशंस के हिसाब से, अगर मास इक्वल टू मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मास ही होना चाहिए, पर यहाँ पे देखोगे तो कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है?
ओके 1 माइनस वी स्क्वायर 1 डिजिट है, डिजिट में से अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो उसका कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए। आई रिपीट 1 इज अ डिजिट, उसके कोई डायमेंशन नहीं, तो बाजू में जो क्वांटिटी आती है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये कि इधर मास के इक्वल टू मास, तो मास इक्वल टू मास तो वो तो न्यूमरेटर में आ ही गया, तो डिनोमिनेटर है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब डायमेंशन लेस हो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे तो नंबर ही है, यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर मैं नीचे भी वेलोसिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बताया है फेमस रिलेशन इन द फिजिक्स रिलेट अ मूविंग मास m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of special theory of relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. c जो है वो velocity of light है। ओके अब अगर हमारी बात करें तो हमें तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में यार कुछ नहीं पता है, फिर भी यहाँ पे जिसने क्वेश्चन फॉर्म किया वो बेचारा ऐसा समझ रहा है कि हम तो चाहे चाहे आई थिंक 6th और 8th स्टैंडर्ड से हम स्पेशल थियरी बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं, बट इट्स ओके, हम उसको माफ़ कर देते हैं और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी वेलोसिटी है। अगर मुझे डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस करना हो तो मुझे वी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायमेंशन लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है उसी के नीचे सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ही ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं, हमारे लिए ये मैटर जरूर करता है कि क्या अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, तो क्या हाँ अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, और आपको इतना ही आई थिंक मेरे हिसाब से समझना चाहिए। चलो आफ्टर दैट 16th जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई थिंक आपको ये पता होगा एंगस्ट्रॉम क्या होता है। ओके जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है या तो जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो इस एक्सरसाइज में मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, सो रेडी फॉर दैट होमवर्क। ओके 7th जो है उसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री नॉलेज फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, शायद किसी को ना पता हो। 1 मोल, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। यस एनीवन नो दैट व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इतना अपने को पता है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ओके तो ये जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऐसा समझा जाता है कि उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम? आपने ये वर्ड शायद आपने सुने होंगे, मोलर एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 मोल वैल्यू कितना होता है, या तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आई थिंक सभी बातें आपको केमिस्ट्री से पता होगी। Why is this ratio so large? Take the radius of hydrogen molecule, that is to be 1 angstrom, and I think आपको ये पता होगा 1 angstrom का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम निकालना हो तो आई थिंक ये नंबर भी आपके लिए कुछ पुराना मीन्स नया नहीं होगा, पुराना होगा, आपको पता होगा ना। एवोगैड्रो नंबर क्या है, वो सुना है एवोगैड्रो? यस यस सर। सर। चलो तो अपना काम आसान। ओके फाइन, तो देखो एटॉमिक वॉल्यूम, तो इसके लिए आप ऐसा समझिए कि टोटल वॉल्यूम चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर्मूला? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी रेडियस, तो उसका बताया है उसका रेडियस जो है वो आप 1 एंगस्ट्रॉम जितना लीजिए, दैट इज मल्टीप्लाई विद द 1 एवोगैड्रो नंबर, तो आपको पूरा का पूरा उसका एटॉमिक वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। अब इस एटॉमिक वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ था, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। दोनों का रेशियो ले लिया, दोनों का रेशियो लेने से 10⁻⁴ यानी 10,000 टाइम्स ऐसा कुछ आया। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा था व्हाई इट्स लार्ज,
This ratio is large because the actual size of the gas molecules is negligibly small in comparison with the intermolecular separation. अब उसको ऐसा समझिए कि मान लो मैंने यहाँ पे स्प्रे किया, या तो बड़ा रूम है उसके अंदर आपने थोड़ा सा रूम स्प्रे किया, जितना वो रूम स्प्रे किया हुआ है उतना ही रूम स्प्रे आपने छोटा सा और एक बॉटल लिया और उसके अंदर भी 2 बार आपने स्प्रे किया, तो जितना स्प्रे उस छोटी सी बॉटल के अंदर गया और जितना वो रूम स्प्रे इस रूम के अंदर गया, तो हम ऐसा कहेंगे कि जितना इस बॉटल के अंदर गया उतना ही मैंने रूम के अंदर स्प्रेड किया, तो जितना पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गया उतना ही इस बॉटल के अंदर भी है। बॉटल का वॉल्यूम और रूम का वॉल्यूम दोनों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगेन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो स्प्रे नहीं, परफ्यूम है, लिक्विड परफ्यूम है, आपने 3 बार एकदम छोटा सा बॉटल लिया और वो परफ्यूम का बॉटल रख के आपने छोटी सी बॉटल के अंदर 1, 2 और 3 बार स्प्रे किया, तो उसमें से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स या तो जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वही 3 बार आपने रूम के अंदर स्प्रे किया एंड यू कैन फील दैट कि वहां पे 3 बार स्प्रे करने से काफी सारे मॉलिक्यूल्स हवा में ऐसे स्प्रेड हो गए। अब सोचिए रूम का वॉल्यूम और वो जो छोटी सी बॉटल है उसका वॉल्यूम, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है कंपेयर टू जब भी उस मॉलिक्यूल्स को मैंने छोटी सी बॉटल के अंदर लिया तो उसका वॉल्यूम कैसा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। जैसे मैंने हवा में स्प्रे किया तो वो गैस मॉलिक्यूल्स से और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे, दैट इज कॉल्ड एज ए, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, दैट गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन विद द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। जब आप उसको मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर या तो एटम स्ट्रक्चर समझेंगे ना, तब शायद ये लाइन केमिस्ट्री से ज्यादा समझ में आ सकती है। अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाने का तो ट्राई किया होगा। ठीक है, चलो 18th दैट विल बी इन होमवर्क, रीडिंग करने का क्वेश्चन है। 19th के लिए मैं ऐसा आपको जरूर कहना चाहूंगा, आपको ये पारसेक, ये 1 सेकंड ऐसा पढ़ना आता है और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वैसे ये थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन में डिस्कस थोड़ा सा कर चुका हूँ, कैसे रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसी का यूज यहाँ पे करना है। सो दिस इज क्वेश्चन 18, 19 आल्सो इन द होमवर्क। हाँ, ये एक और मजेदार क्वेश्चन है जो एकदम दूर दूर तक हमारी जो इमेजिनेशन है या तो हम जहां तक सोच सकते हैं उससे भी थोड़ा आगे जाकर इस क्वेश्चन के लिए सोचना है। देखिएगा कितना मजेदार है। मुझे तो कभी कभार ऐसा सोचने में आता है, डू यू नो दैट व्हाट द स्टेटस ऑफ प्लूटो? इट्स अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, यस और नो? Yes, sir. No. ओके, प्लूटो से पहले कौन आता है? अच्छा, आपको प्लैनेट्स कितने वो पता है? प्लूटो से पहले नेपच्यून। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सुना है ऐसा कुछ? यस सर। ओके, सोलर सिस्टम के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने? हेलो, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ सुना है आपने? Yes, sir. ओके, तो ऐसा किसी ने भी कह दिया कि नाउ प्लूटो इज नॉट द पार्ट ऑफ ए सोलर सिस्टम। अच्छा, प्लूटो को पता है कि वो पार्ट है या नहीं है? No. अच्छा, प्लूटो को कोई फर्क पड़ा अब नहीं रखा तो? No, sir. नो। जब मैं छोटा था तब से हम ऐसा कहते थे कि वो विनस है, मर्क्यूरी है, मार्स है, सैटर्न है, उसका यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आते हैं। ओके, ये सभी प्लैनेट्स है। अभी कुछ सालों के बाद जब मैं काफी बड़ा हो गया तब किसी साइंटिस्ट ने कहा नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग द प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, प्लूटो को कोई फर्क पड़ा? ओके ना। अच्छा, प्लूटो को पता था पहले कि वो सोलर सिस्टम का पार्ट है या नहीं? नहीं। ओके, नेपच्यून को कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, सैटर्न को कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, मार्स को कोई फर्क पड़ता है कि वो अपने सोलर सिस्टम में है या नहीं है? No, sir. ओके, नो नहीं। सर। नो। अब बहुत दूर एक स्टार है तो है,
उससे अपने को कोई फर्क पड़ रहा है? ओके, बहुत दूर है तो नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं। अच्छा, उसको कोई फर्क पड़ रहा है कि हम इतने दूर है कि नहीं है? ओके, नहीं यार। तो ऐसे क्वेश्चंस क्यों फॉर्म करते हो जो खाली फुकट में दिमाग का वेस्टेज ही क्रिएट करे? ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन कितना मजेदार है। द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, इट इज जस्ट कंसिडर एज ए गूगल डेटा। ओके, गूगल में सर्च करने वाला। हाँ, जहां तक अगर हम वो बात करते हैं कुछ अच्छी वाली, तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छी वाली बात मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है। टू our solar system is 4.29 light year away. Okay, how much is this distance in the terms of parsec? यानी अपने को कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा। जैसे नहीं पूछते थे वो छोटे बच्चे को कि भाई बच्चा आप बताओ 50 किलोग्राम यानी कितना ग्राम होता है, बताओ 5 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर, कितना माइक्रोमीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना ये होता है। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? पर बस मजा आता है। How much parallax would this star show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun? और क्वेश्चन भी इतना मजेदार फॉर्म करते हैं कि हमें 2-4 बार तो अगर पढ़े तो ही कुछ आइडिया आता है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। फिर भी दिया है। ओके, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को क्या क्या याद होना चाहिए, उसके गूगल डेटा में क्या क्या फिट होना चाहिए। लाइट ईयर क्या होता है? क्योंकि लाइट ईयर यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। किसका वेलोसिटी? क्योंकि ये आई थिंक मैंने बताया था कि ये वैल्यू याद रखने की बजाय आप उसको कैलकुलेट करना सीखो, दैट्स मच बेटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना? तो 3 इंटू 10⁸ कितना टाइम? तो 365 डेज, 24 आवर्स, 3600 सेकेंड्स। इन सब को मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू मिलता है। या तो ये वैल्यू याद रखो या तो ये बेसिक लॉजिक याद रखो जिससे आपको डिस्टेंस मिल जाए। 1 पार्सेक, तो क्या 1 पार्सेक का डेफिनेशन याद होगा, उसका वो सिंपल सा आइडिया आपको पता होगा कि 1 पार्सेक डिस्टेंस एक्चुअल में किसको कहा जाता है। अब ये बता दिया तो कि कितना लाइट ईयर दूर है, तो कि 4.29 लाइट ईयर दूर है यानी इतना मीटर दूर है। उसको पार्सेक की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि वो हमसे 1.32 पार्सेक दूर है। अब है तो है, उसका क्या करना है, पर नहीं मजा आता है। थोड़ी स्टूडेंट्स की बैंड बजाते हैं तो मजा आता है, इसलिए क्वेश्चन दिया है। In an orbit around the sun, the distance between the two locations of the Earth 6 months apart. अब ये लाइन है वो काफी लोगों के तो दिमाग में ही नहीं जाती है। In an orbit around the sun, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये सन है, उसकी ऑर्बिट में अर्थ यहाँ पे घूम रहा है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। मान लो एक लोकेशन यहाँ पे है और 6 महीने तक घूमते 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 अर्थ यहाँ पे आया। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, ये इसकी बात कर रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ओके, बिटवीन द टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 मंथ अपार्ट, मतलब ये उसको पूरा घूमते 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 जो टाइम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली बताया कि ये उसके 2 स्पेसिफिक लोकेशंस है, which is equals to half of the circumference of Earth orbit. ओके, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि लिखा इसलिए है ताकि अगर मान लो मैं ऐसा कह देता हूँ कि पूरा सर्कल कंप्लीट करने में अगर 1 साल लगता है, तो अगर 6 महीने की मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस थोड़ा मुझे इधर लेना चाहिए और ये डिस्टेंस थोड़ा इधर लेना चाहिए, तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा लगे कि मैं कोई हाफ लोकेशन से सन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो सर्कमफ्रेंस अपने को पता है। ओके, वहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर आप चाहो तो हाफ इंटू 2πr ऐसा लिख दो। 2 कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या? पाई इंटू आर। तो लिखा है पाई इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पाई इंटू ये वैल्यू कर दो और उसके बाद ये एंगल निकाल दो। एंगल इक्वल होता है r अपॉन रेडियस। तो ये कंप्लीटली इतना मजेदार क्वेश्चन फॉर्म किया कि मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई स्कूल के अंदर कोई थोड़े सेंसिबल टीचर्स है तो दे फील दैट यार इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कुछ नॉलेज बढ़े, कुछ पता चले, ऐसा कोई डेटा नहीं। इट इज कंप्लीटली
गूगल टाइप डेटा, ओके, जिसमें सिर्फ वो बड़े बड़े डेटाज या तो बड़े बड़े जो लेंथ है, जैसे किसी ने कहा कि सन का मास 2 × 10⁻30 kg है, किसी ने कहा नहीं यार उससे थोड़ा कम है, ओके, आपको कोई फर्क पड़ेगा? अभी नहीं फर्क पड़ेगा। एट 11th स्टैंडर्ड लेवल उसका मास जो भी दे रहा है, अगर उसने कहा 2 × 10⁻30 kg है, हाँ है तो है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन एक एक्सेप्टेंस वाला क्वेश्चन, हाँ उसमें कोई पॉइंट को क्यों कैसे यूज किया है उसको समझो तो आपका काम आसान है। जैसे यहाँ पे पैरेलैक्स ऑफ द स्टार, पैरेलैक्स ऑफ द स्टार यानी क्या? तो कि याद करिए पैरेलैक्स मेथड, दो डायमेट्रिकली पॉइंट से जब आप सन को ऑब्जर्व करते थे, यहाँ पे ये थीटा बनता था, तो ये थीटा फाइंड करना है। अब यही चीज को आप ये सन समझिए, ये उसकी ऑर्बिट समझिए, तो ये जो डिस्टेंस है तो वो बन गया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे पाई इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस, रेडियस यानी अगेन यहाँ पे रेडियस का मतलब क्या करना है, तो कि सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस, तो वो हो जाता है आपका सिंपल सा आंसर। ओके, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बिल्कुल काम का नहीं होता है, पर हाँ डिपेंड करता है आपके स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, थोड़े लॉजिकल है, जिसमें अगर सच में कुछ अच्छा पूछना है तो वो ऐसा नहीं पूछते हैं। चलो आफ्टर दैट 21 रीडिंग वाला क्वेश्चन है, एज वेल एज 22 भी रीडिंग वाला क्वेश्चन है, पर इस रीडिंग में थोड़े बहुत डेटा जो है वो आपको लगाना है, पढ़िएगा, नहीं समझ में आए उसको आप लिखते जाइएगा। Okay, yes, star called Proxima Centauri is the closest to the solar system, ऐसा अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, पर थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग रहता है कि हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और इन फ्यूचर उसमें काफ़ी सारा बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट्स है, हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से वैसे वो कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, देयर इज़ अ लाइफ ऑन मार्स और ऑन द मून वगैरह वगैरह वगैरह। बट अभी मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब आप देखो, दो चीज़ें हो सकती है, या तो अच्छा पढ़ना या समझना सिर्फ, या तो सिर्फ मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना। अच्छा पढ़ना हो, सही पढ़ना हो तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, એટલે એમને આ પૂછાય કે ન પૂછાય, આ અમારે કરવાનું કે નહીં કરવાનું, આમાંથી શું પૂછા હશે? Okay, they are not try to understand the concept of the question. They are not interested how it's important for the exam. They are not interested how it's important for to understand. Okay, 85 नहीं 95% स्टूडेंट्स को सिर्फ उसी में इंटरेस्ट होता है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छा है कि बुरा उससे कोई लेना देना नहीं है, सोचने का कि नहीं सोचने का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके स्कूल के टीचर ने कहा कि मैं मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूंगा, तो वो स्टूडेंट परफेक्ट याद करके ही जाएगा, क्यों? तो सर ने बोला है। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन वो मेरे को नहीं जानना है, सर ने बोला है कि पूछेंगे तो बस याद करके मैं गया। 95% स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, 5% ऐसे होते हैं कि क्यों पूछ रहे हो यार, अभी हम 11th में हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ा है, मत पूछो ऐसा। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब आ जाएगा, और वैसे भी वो एक ही मार्क का होगा ना, इग्नोर कर देंगे। या तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला में फोर्स क्या होता है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। तो क्या एक मार्क के लिए अभी इस मोमेंट पे आधा घंटा देना चाहिए? तो क्या नहीं यार, नहीं देना चाहिए। इसलिए दूसरा क्या सोचता है, m1 है 2t - 3 - 2, याद रख लो, खत्म करो बात को यार। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। हमें दोनों चीज़ों के साथ काम करना है, समझना भी है और मार्क्स भी लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है जिसमें आपको बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट सोचने हैं, बट आई सजेस्ट कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, दैट इज अ 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने जो होमवर्क है या तो वो है उसमें से आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। 23 नंबर का क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द सन इज अ हॉट प्लाज्मा, ओके, with its inner core at temperature exceeding
10 केल्विन ऐसा दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर विद द 20 केल्विन। एक सेकंड, हाँ, एक्सीडिंग 10⁻7, हाँ, ताकि 10 केल्विन तो हो ही नहीं सकता भाई। ओके, दैट इज 10⁻7 केल्विन, 10⁻7 Kelvin, and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At this high temperature, no substance remain in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun that will be? The range of the densities of the solids in the liquid or gases. Check if your guess is correct from the following data: mass of the sun and radius of the sun. अब अगर मान लो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसी क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कि इतने डिस्टेंस तक तो कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, चाहे वो गैस फॉर्म हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो। तो कितनी डिस्टेंस पे हमें रहना चाहिए, या तो कोई भी प्लैनेट वो कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है। माय पॉइंट इज नॉट दैट द क्वेश्चन क्वालिटी, माय पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट दैट एट योर लेवल। क्या आपको इस लेवल पे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? क्या ये क्वेश्चन इस फैक्टर से कनेक्टेड है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस चैप्टर में से वो चैप्टर, हम लोग क्वेश्चन से चैप्टर का कोई कनेक्शन कहीं नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अपने आप में मजेदार है, तो चलो करते हैं उसमें क्या करना है। ओके, मास ऑफ द सन इज गिवन, radius of the sun is given, we consider sun as a sphere, okay, gaseous sphere, तो हमें मिल सकता है वॉल्यूम ऑफ द सन, उसमें डेटा डाल दिया, हमें ये वॉल्यूम मिल गया। अब उसने कहा है कि तो उसके हिसाब से सन का डेंसिटी कितना होगा, तो क्या मास अपन वॉल्यूम कर दिया, तो ये हो गया ऑलमोस्ट सन का डेंसिटी 1.4 10⁻³ kg/m³। The density of the sun is the range of the densities of the solid and the liquid, but not gases. अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी सॉलिड का, कोई भी लिक्विड का, जैसे वाटर डेंसिटी है, हमने आई थिंक डिस्कस किया, पानी का डेंसिटी, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो वो 10⁻³ के ऑर्डर में, जैसे वाटर डेंसिटी हमने कहा था दैट इज 1000 kg/m³। ओके, तो ये जो है वो वाटर डेंसिटी के आजू बाजू है, पर ये गैसियस डेंसिटी के आजू बाजू नहीं है। तो ये डेटा निकलकर ये लाइन लिखने से पहले क्या स्टूडेंट को पूरे चैप्टर में ये नॉलेज दिया गया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया गया? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इस वजह से हमें ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। द हाई डेंसिटी इज ड्यू टू द इनवर्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द आउटर लेयर ड्यू टू द इनवर्ड लेयर्स ऑफ द सन। मतलब क्या? तो किस स्टेटमेंट को फिर से समझिएगा। The high density is due to the inward gravitational attraction on the outer layer, due to the inward layer of the sun। मतलब क्या? तो कि अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा समझे कि एक सन का आउटर लेयर बने, इसके बाजू में जो भी प्लैनेट्स हम है वो उसके साथ ग्रेविटेशन की वजह से क्या है, उसके साथ अट्रैक्टेड है। तो वो जो भी अट्रैक्टेड है, ज्यादातर किस्सों में ऐसा यहाँ पे समझा जा सकता है कि वो जितना भी पोर्शन है, और जैसे हमने कहा ना कि सन इज ए क्या बोलते हैं उसको, गैसियस स्फीयर। तो गैसियस स्फीयर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कि ये क्वेश्चन शायद आपको ये समझा सकता है कि व्हाई वी कंसीडर सन एज ए गैसियस स्फीयर। ये शायद उसी को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर यहाँ पे मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा समझाने का ट्राई करता है कि वो एक गैसियस स्फीयर फॉर्म कर रहा है, और उतनी डेंसिटी के बाहर जो भी है वहां पे सॉलिड या तो लिक्विड हो सकता है, पर अंदर जो है वो सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकता। और ये जो क्वेश्चन है वो भी एक मजेदार है। ओके, जैसे वैसे जुपिटर कितने डिस्टेंस पे है, उसका एंगल कितना है, ऐसा अभी नहीं सोचने का दिया है, उसको एक्सेप्ट करो और बात को आगे बढ़ाओ। When the planet Jupiter is a distance of 8 to 7.4 million kilometers only from the Earth, its angular diameter is just 35.72 second arc, उसका भी डेटा में चेक कर लो 35.72। ओके, इसको मुझे यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, seconds, yes, of arc। Calculate the diameter of the Jupiter। ओके, तो एंगल दिया है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, नंबर 1। नंबर 2, मिलियन यानी 10 की कितनी पावर होती है,
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर इतना पता चल गया तो आपका काम हो गया। देखो 82.47 मिलियन यानी 10⁶ होता है। किलोमीटर को सिर्फ किलोमीटर में ही रखा होगा। 35.72 सेकेंड्स था, तो 35.72 यहाँ पे उसको डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है, पर मैंने आपको एक और सिंपल सा आइडिया भी दिया हुआ था। ओके, कि अगर मान लो मुझे ये वाला तरीका नहीं अच्छा लगता है, तो 35.72 सेकेंड्स है, तो 5/180 60 60। तो देखो ये हमने याद रखा है वो, और ये यहाँ पे दिया है वो, वन इन द सेम थिंग, वही का वही बना ना। पर यहाँ पे पूरी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट किया है, ऐसा दिखाया। हमने डायरेक्टली सोचा हुआ है सेकंड स्क्वायर कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। So now that's clear. Diameter of the Jupiter, distance is equals to that angle, means angle into the distance. यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ये अर्थ की सरफेस थी, ऐसा थ्योरी हमने देखा था। यहाँ पे ये डायामीटर था और यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा था, ऐसा कोई थियरी याद हो तो ये उसका क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बनना गया आपका एंगल, और ये आपको डिस्टेंस डायमीटर जो है वो फाइंड करना है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस इनटू एंगल, डिस्टेंस हो गया, ये एंगल रेडियन में हो गया, तो एग्जैक्टली थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसका डायमीटर है वो कितने किलोमीटर का होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आपको जो होमवर्क करना है, लास्ट टाइम एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस आपने किए थे उसमें से जितने हो चुके हैं वो आपको नहीं करना है, और यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ये 22 जो है उसको भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओके, तो पूरा एक्सरसाइज लिखेंगे आप एक्सेप्ट दिस 22, और जो आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन कर दिए हैं उसको छोड़कर। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, और नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी लेक्चर है वो हम यहाँ तक, ठीक है।